ओके गाइस, होपफुली यार मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। और सबसे पहले जो चीज यहाँ पर स्टार्ट करनी है वो हमारे पास बेसिकली आ जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपके पास कि भाई इनहेरिटेंस जो है वो का क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी पर्टिकुलर वेरी बेसिक थिंग, सबसे पहली चीज ये है कि इनहेरिटेंस का क्या है। सही है भाई। इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सही है। मैं पहले जरा एक बात क्लियर कर दूं, ये जो चैप्टर मैं करवा रहा हूं दिस इज पर्टिकुलरली अ रिवीजन पार्ट। सही है, ये हमारा एक रिवीजन है और दिस इज बेसिकली इज गोइंग टू बी इन अ बिट स्पीड। तो आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है दैट यू गाइस आर गोइंग टू टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द स्क्रीन रादर देन कॉपीइंग द मटेरियल। सही है, इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग इट तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा, ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहली चीज हमारे पास आ रही है डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इनहेरिटेंस इज ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जब आपके पास पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग तक कोई भी ट्रेट कोई भी कैरेक्टर ट्रांसमिट होकर आता है तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी ट्रेट्स या कैरेक्टर्स आ रहे हैं दे आर फ्रॉम द मदर एंड फ्रॉम द फादर। द ट्रेट्स और द कैरेक्टर, जैसे भाई हाइट का बड़ा होना, हेयर कलर ब्लैक होना, आई कलर ब्राउन होना, ये सारे वो ट्रेट्स हैं जो कि कहां से आ रहे हैं? दे आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम द पेरेंट्स। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सेल में न्यूक्लियस में लिखी हुई होती है और न्यूक्लियस में कहां? ऑन टू द डीएनए। न्यूक्लियस में कहां होती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन? हमारे डीएनए पर। डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है? डीएनए इज एक्चुअली मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किस चीज का बना हुआ है? डीएनए बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अब जब आप बात करते हो इस न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट की, तो एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? एक न्यूक्लियोटाइड हम लोग किसे कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड आपके पास बेसिकली एक पेंटोज शुगर को कहा जाता है। तीन मेजर कंपोनेंट्स है। पहला है एक पेंटोज शुगर, दूसरा इसके अंदर आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा इसके अंदर आ जाएगा नाइट्रोजनस बेस। सही है, थर्ड वन इज द नाइट्रोजनस बेस। इसका स्ट्रक्चर दिखने में भाई कुछ इस तरह का होता है। ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस एक न्यूक्लियोटाइड में कुछ तीन कंपोनेंट्स है, मैंने आपको बताया। द फर्स्ट वन वाज द फर्स्ट वन इज द फॉस्फेट ग्रुप। पहला वाला आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है जो कि सर्कल से एनोटेटेड है। दूसरा वाला आपके पास ये पेंटोज शुगर है, इसको पेंटागन से बनाया है हमने। ये शो क्या है? पूरे केमिकल स्ट्रक्चर्स है। और फिर आपके पास आता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो बेसिकली आपके पास एक बेसिक कंपोनेंट होता है। अब जब आप बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, जब आप बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, तो नाइट्रोजनस बेसिस अलग-अलग टाइप्स की होती हैं। और ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे कि नाइट्रोजनस बेसिस जो अलग-अलग टाइप की हैं उसकी वजह से आपके पास एक पर्टिकुलर जीन बनता है। नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? अलग-अलग टाइप के, उसकी वजह से क्या बन रहा है? उसकी वजह से आपके पास एक पर्टिकुलर जीन बनता है। जब आप बात करते हो नाइट्रोजनस बेसिस की, तो नाइट्रोजनस बेसिस में चार चीजें हैं। नाइट्रोजनस बेसिस में या तो एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है। तो आप इसको मार्क कर दोगे AGTC। और यही AGTC की एक बड़ी लंबी सी सीक्वेंस होगी जो कि आपको एक ट्रेट बना के देगी और उस ट्रेट का एक एक्सप्रेशन बनाएगी। देखो ट्रेट यानी कि कैरेक्टर, जैसे कि हेयर कलर एक ट्रेट क्या है आपके पास? हेयर कलर। अब वो हेयर कलर अगर ब्लैक होगा, तो वो ब्लैक होना एक कैरेक्टर है। ब्लैक होना क्या है? ब्लैक होना आपके पास एक कैरेक्टर है। सही है भाई। तो हेयर कलर इज अ ट्रेट एंड ब्लैक हेयर कलर इज अ कैरेक्टर जो कि उसका एक्सप्रेशन बन रहा है। बेटा ये ब्लैक के साथ साथ ब्राउन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि एक जीन एक
एक पर्टिकुलर जो कि सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस की ओवर द डीएनए। जीन क्या है? जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। जीन क्या है गाइस? लेट मी गेट दिस डेफिनेशन डन। जीन क्या है? जीन इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ओवर द डीएनए। ओवर व्हाट? ओवर द डीएनए। तो ये जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का डीएनए के ऊपर, जिसे आप जीन कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप जीन कहते हैं, ये पर्टिकुलरली आपके पास वो स्ट्रक्चर है, ये पर्टिकुलरली आपके पास वो स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी ट्रेट या किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करवा है। अच्छा, लेट मी गेट दिस थिंग नाउ स्ट्रेट। अभी तक हमने क्या बात करी? आई एम गोइंग वेरी फास्ट, आई नो दिस बिकॉज़ दिस इज अ रिवीजन क्लास। ओके, सो इनहेरिटेंस, अम्मा अब्बा से कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने को कहते हैं इनहेरिटेंस। सही है? कोई भी ट्रेट या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट हो तुम्हारी बॉडी में फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तुम इनहेरिट करो कुछ भी, किसके बिहाफ पे, किसके जरिए से तुम अपनी बॉडी में कुछ भी इनहेरिट करते हो, कोई सा भी ट्रेट आता है तो वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। जब हमने इसको ओपन अप करके देखा तो वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था। वो कैसा स्ट्रक्चर था? वो डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड्स में डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था जो कि दोनों तरफ न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? दोनों तरफ न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। और हमने बोला कि भाई इसमें अलग-अलग नाइट्रोजनस बेसेस हैं, जैसे कि ए, जी, टी, सी, चार टाइप्स की। इसमें नाइट्रोजनस बेसेस हैं चार टाइप्स की। इसमें नाइट्रोजनस बेसेस हैं कितने टाइप्स की? चार टाइप्स की। अब उसकी कोई सी भी आप स्पेसिफिक सीक्वेंस बना लोगे तो वो एक अलग सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस बन जाएगा। उसमें आपने अलग-अलग सीक्वेंस बनाए, जैसे ब्लैक के लिए अलग, ब्राउन कलर के लिए अलग, तो वो क्या बन गया? वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बन गया फॉर द नाइट्रोजनस बेसिस इन द डीएनए, और उस सीक्वेंस को जीन कहते हैं। दैट सीक्वेंस इज नोन एज जीन। ओके, उस सीक्वेंस को जीन कहा जाता है। गाइस जरा प्लीज जल्दी से मेंशन करो कि क्या यहां तक की बात क्लियर है सबको? आप लोग जो को-होस्ट वाला जो स्ट्रक्चर आ रहा है उसके ऊपर रिप्लाई कर देना, बिकॉज़ वहां पे मेरे पास शायद आई मैसेजेस आ जाएंगे, बट मैंने बाकी जगहों पे तो मैसेजेस ऑफ किए हुए हैं। सही, तो आप अगर मुझे को-होस्ट के ऊपर बताओगे तो वहां पे आपके पास जो मैसेजेस आप करोगे को-होस्ट के ऊपर वो आ जाएंगे। ठीक है? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है प्लीज जल्दी से मेंशन कर दो ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। ओके, ओके गाइस, चलें आगे चलते हैं। इसके अंदर तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट आ जाएगा जीन के हवाले से कि यार जीन कहाँ मौजूद होते हैं? जीन क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। हमारे पास कितने टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं? हमारी बॉडी में हर क्रोमोसोम की एक होमोलोगस कॉपी होती है। हमारी बॉडी में हर क्रोमोसोम की एक होमोलोगस कॉपी होती है। Every gene is having an alternate copy. हर जीन की alternate copy। देखो, अगर तुम्हारे पास from your father and from your mother दो जीन्स आ रहे हैं और दोनों हाइट के, फादर भी हाइट का जीन देगा, मदर भी देगी हाइट का जीन। सही है? तो वो दोनों मिलके फिर आपकी बॉडी फॉर्म होगी। सही है? अब मिसाल के तौर पे फादर की तरफ से आया हुआ हाइट जो वो टॉल हाइट था, मदर की तरफ से आया हुआ हाइट भी टॉल हाइट था। फादर ने भी टॉल हाइट भेजा, मदर ने भी टॉल हाइट भेजा, और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से तुम्हारे पास, क्योंकि दोनों ही सेम थे, तो दोनों ही में से कोई सा भी एक एक्सप्रेस हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। सही है? फिर इसके बाद तुम्हारे पास लेट्स सपोज फादर के पास से आ रहा है ब्लैक हेयर कलर और मदर के पास से आ रहा है ब्राउन कलर। अब इन दोनों में से देखा जाएगा जो डोमिनेंट होगा, जैसे ब्लैक वाला आपके पास क्या होता है? ब्लैक वाला आपके पास डोमिनेंट होता है। तो देखा जाएगा कि जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस होगा, जो डोमिनेंट होगा क्या हो जाएगा? वो एक्सप्रेस हो जाएगा। सही है भाई? तो आपके पास हेयर कलर है, हेयर कलर में ब्लैक है एक तरफ, ब्राउन है एक तरफ। भाई फॉलो करना, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम में हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर होता है। सही है? तो वो पेयर आपके पास बना है कैसे? हाफ यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए फादर से और बाकी के हाफ यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए मदर से। हाफ n नंबर
नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए फादर से और रिमेनिंग हाफ एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए कहां से? फ्रॉम द मदर। एक फादर दे रहा है हाफ और दूसरा हाफ दे रहा है आपके पास मदर। प्लीज गिव मी अ मिनट यार, let me share the screen again. Okay जी, थोड़ी सी स्क्रीन लैग कर रही है, I don't know why it's like this. I hope कि तुम लोगों के पास सही क्लियर विजन आ रहा होगा। सही है, चलिए स्टार्टिंग बैक अगेन फ्रॉम द जीन। देखो बेटा, सिंपल सिंपल सी बात है, इनहेरिटेंस डीएनए करवा रहा है, इनहेरिटेंस डीएनए की वजह से हो रही है पहली चीज। डीएनए क्या है? डीएनए लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड का जिसके ऊपर जीन मौजूद होते हैं। जीन किस शक्ल में पाए जाते हैं? जीन आर द लॉन्ग chain or specific sequence of nitrogenous base. Nitrogenous bases जब डीएनए मौजूद है, तो जीन भी डीएनए पे मौजूद होगा ना, सही है? तो वो आपके पास डीएनए पे मौजूद जीन, आपके पास डीएनए पे मौजूद नाइट्रोजनस बेसिस की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, और नाइट्रोजनस बेसिस की हर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो आपके पास एक पर्टिकुलर ट्रेट और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर शो करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके पास ब्लैक हेयर कलर और ब्राउन हेयर कलर शो किया जा रहा है। तो ये तुम्हारे पास ब्लैक हेयर कलर और ब्राउन हेयर कलर एक्सप्रेशन है, ट्रेट्स है, कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर जो कि शो हो रहा है कहाँ पे? नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ सीक्वेंस, इसके पर्टिकुलर शो कर रहा है। इसको कहाँ पे? ओवर द डीएनए। इसको क्या कहोगे? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का सेट है, तो इसको तुम कहोगे जीन। इसको क्या कहोगे? तो इसको तुम कहोगे जीन। अब तुम्हारे पास हर चीज के लिए दो जीन्स मौजूद है, तुम्हारे पास हर चीज के लिए दो जीन मौजूद है, क्योंकि तुम्हारे पास दो टाइप के क्रोमोसोम, तुम्हारे पास दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है तुम्हारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो कि होमोलोगस होते हैं उसमें होता क्या है? आप कहते हैं कि वन इज कमिंग फ्रॉम द मदर पेरेंट एंड द अदर वन इज कमिंग फ्रॉम द फादर पेरेंट। एक आ रहा है मदर पेरेंट से, दूसरा आ रहा है फादर पेरेंट से। एक कहां से आ रहा है? फ्रॉम द मदर पेरेंट, दूसरा कहां से आ रहा है? फ्रॉम द फादर पेरेंट, और ये दोनों मिलके आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? हाउ कैन यू डिफाइन द होमोलोगस क्रोमोसोम? ये डेफिनेशन याद कर लो। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? इसकी डेफिनेशन है, पर्टिकुलर डेफिनेशन प्लीज याद कर लो। इट सेज दैट द क्रोमोसोम which are homologous chromosome, they have same shape, size and same locus of gene। शेप सेम होना समझ में आता है, साइज सेम होना समझ में आता है। ये लोकस ऑफ जीन क्या है? लोकस ऑफ जीन का मतलब है लोकेशन ऑफ जीन। भाई अगर मैं मिसाल दूं इस लोकेशन ऑफ जीन का, मैं कह रहा हूं कि भाई आपके पास एक क्रोमोसोम था, उस क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक जगह है। आपके पास एक क्रोमोसोम, तो उस क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक जगह थी, उस जगह पे हाइट का जीन मौजूद था। तो इस क्रोमोसोम पे जहां पे हाइट का जीन मौजूद है, इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे जहां पे हाइट का जीन मौजूद है, दूसरे क्रोमोसोम पे वहां पर ही हाइट का जीन आएगा। लोकेशन से, सही है? लोकेशन जैसे कि एड्रेस, हर जीन का एक एड्रेस होता है, मतलब हमें नहीं पता लेकिन हर जीन कहीं ना कहीं मौजूद है पूरे क्रोमोसोम पे, तो जहां पे मौजूद है वो लोकेशन है। अब अगर वो अलग अलग है तो नाम अलग की जगह, अगर वो सेम है, जैसे कि दोनों मिसाल के तौर पे अगर टॉल है तो दोनों सेम हो गए ना, तो जब दोनों सेम है तो वो दोनों होमोजाइगस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो दोनों होमोजाइगस कहलाएंगे। और अगर दोनों अलग हैं तो वो दोनों हेटेरोजाइगस कहलाएंगे। When both the genes are same, like tall height and tall height, they are called homozygous, and one is if black and the other one is if brown, then they both are different. If they both are different, they are called heterozygous gene। आगे चलते हैं भाई इसी के साथ, जरा समझिएगा जीन क्या होता है। जीन के अंदर तीन बातें आती हैं। अगर तुमसे भी पूछे डिफाइन जीन तो तुम तीन बातें बताओगे।
जीन क्या होता है? If someone is asking you to define genes, you're going to tell three major things. पहले बताओगे कि भाई specific sequence of nitrogenous base है। क्या है जीन? Specific sequence of nitrogenous base। कहाँ पे? दूसरी बात कहाँ पे? तो बताना है specific length of DNA। कहाँ पे? At specific length of DNA। तीसरी बात फिर जो मेंशन करोगे कि उसमें क्या होता है? उसमें एक एक्सप्रेशन मिलता है स्पेसिफिक ट्रेट का या कैरेक्टर का। इसी तरह से तुम्हारे पास एक कंडीशन आ जाती है जिसको आप कहते हैं अलील। अलील ऑल्टरनेट कॉपी ऑफ जीन। अलील क्या है? अलील इज द ऑल्टरनेट कॉपी ऑफ जीन। तो एक मदर पेरेंट्स का आया और एक फादर पेरेंट्स का आया। अलील क्या है? ऑल्टरनेट कॉपी ऑफ जीन। अब अगर ये अलील सेम है, अगर ये अलील क्या है? सेम है, तो ये कहलाएगा होमोजाइगस। जैसे ब्लैक हेयर कलर के साथ ब्लैक हेयर कलर का होना, जैसे टॉल हाइट के साथ टॉल हाइट का होना। तो अगर ये सेम है आपके पास तो ये कहलाएगा होमोजाइगस। और अगर इसी तरह से भाई अगर डिफरेंट है, लेट्स से दैट इफ दिस इज डिफरेंट थिंग, तो ये आपके पास कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा, इफ दिस इज डिफरेंट तो ये आपके पास कहलाएगा हेट्रोजाइगस। जैसे कि ब्लैक हेयर कलर के साथ, यहाँ पर पढ़ो जरा, जैसे कि ब्लैक हेयर कलर के साथ अगर आपके पास ब्राउन हेयर कलर आ रहा है, क्या आ रहा है? ब्लैक हेयर के साथ ब्राउन हेयर आ रहा है, तो क्या कहलाएगा? ये दोनों अलग अलग हो गए, ये कहलाएंगे हेट्रोजाइगस। क्या कहलाएंगे? हेट्रोजाइगस कहलाएंगे। तो इन दोनों में, हेट्रोजाइगस में दोनों में कोई एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। डोमिनेंट को अपर केस से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को अपर केस ऑफ डोमिनेंट, अपर केस ऑफ डोमिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। डोमिनेंट कौन है? जिसका आप अपर केस से रिप्रेजेंट कर रहे हो। और रिसेसिव को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? रिसेसिव रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर केस ऑफ डोमिनेंट। सही है, लोअर केस ऑफ डोमिनेंट क्या है? अगर हम बात करते हैं डोमिनेंट की गाइस, डोमिनेंट क्या होता है? कोई भी जीन जो कि किसी दूसरे जीन के होते हुए, कोई सभी जीन जो कि किसी दूसरे जीन के होते हुए अपना जीनोटाइप बनाएगा, कोई भी जीन जो किसी दूसरे जीन के होते हुए अपना जीनोटाइप बनाएगा, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। और कोई भी जीन जो कि किसी दूसरे जीन के होते हुए जीनोटाइप नहीं बना सकता, दूसरे के होते हुए जीनोटाइप नहीं बना सकता, क्योंकि दूसरा वाला डोमिनेंट है, तो ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला रिसेसिव कहलाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं और ये ब्लैक और ब्राउन हेयर से दूंगा, जरा समझिएगा। डोमिनेंट जो होते हैं ना, ये पॉपुलेशन में कॉमन होते हैं, क्योंकि ये रिसेसिव की परवाह नहीं करते। ये रिसेसिव के होते हुए भी फिजिकली अपीयर हो जाते हैं। तो अगर कोई फिजिकली अपीयर हो रहा है रिसेसिव के होते हुए, तो वो डोमिनेंट है। अगर कोई अपीयर हो रहा है, कोई जीन फिजिकल अपीयरेंस दे रहा है किसी दूसरे रिसेसिव के होते हुए, तो वो डोमिनेंट है। जैसे कि ब्लैक है तो वो डोमिनेंट है। तो ब्लैक हेयर कलर कॉमन है ना, हर दूसरे बंदे के बालों का रंग जो है ब्लैक दिखेगा। ब्लैक हेयर कलर क्या है? डोमिनेंट है और कॉमन है पॉपुलेशन में। इसी तरह से जो तुम्हारे पास ब्राउन हेयर कलर है वो रिसेसिव है। तो कितने लोगों के बाल दिखने में ब्राउन होंगे लेकिन अंदर दिखने में ब्लैक होंगे, सॉरी, कितने सारे लोगों के बाल दिखने में ब्लैक होंगे लेकिन उनके अंदर छुपा हुआ होगा, उनके अंदर छुपा हुआ होगा रिसेसिव जीन ब्राउन। तो तुम्हारे पास एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, और जो रिसेसिव है, वो बेसिकली छुपा हुआ है। सही है, वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं दे रहा, वो छुपा हुआ है, वो फिजिकल अपीयरेंस। ये यहाँ पर ना आपके पास होते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास? जीनोटाइप बन रहा है और फिनोटाइप बन रहा है। अच्छा भाई, आई नीड रिस्पॉन्सेस गाइस, मुझे जरा प्लीज जल्दी से मेंशन कर दो कि क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई कि जीनोटाइप वो जो कि फिजिकली अपीयर हो जाए और फिनोटाइप वो जो कि फिजिकली अपीयर नहीं हो पाए। जो फिजिकली अपीयर हो जाएगा वो फिनोटाइप, जो फिजिकली अपीयर नहीं होगा और या फिर फिजिकली अपीयर होगा, दोनों सूत्रों में जीनोटाइप बनेगा। जो जीन में मौजूद है वो जीनोटाइप। अब फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक प्लांट है, प्लांट की हाइट टॉल है। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे जुमला एक गड़बड़ हो गया, मैंने आपको बोला जो फिजिकली अपीयर नहीं होगा वो रिसेसिव था, सही है। लेकिन जीनोटाइप में क्या होता है? जीनोटाइप के अंदर जो भी जीन का मौजूद है, एवरीथिंग इज जीनोटाइप। भले वो फिजिकली अपीयर हो रहा है
और जो फिजिकली अपीयर हो रहा है वो जैसे कि अगर एक प्लांट को दिखने में टॉल है, जुमला प्लीज सुनना गाइस, there is a plant and that plant is tall by appearance. If that plant is tall by appearance, तो उसका phenotype tall है। और जीनोटाइप तो हो सकता है कि उसके पास टॉल के साथ शॉर्ट का भी ट्रेट मौजूद हो। तो टॉल अगर फिनोटाइप है और अंदर शॉर्ट मौजूद है तो तुम बोलोगे कि इसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है। इसका जीनोटाइप क्या है? इसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है। लेकिन अगर वो देखने में टॉल है और अंदर भी सिर्फ टॉल मौजूद है तो उसका जीनोटाइप होमोजाइगस टॉल है। उसका जीनोटाइप क्या है? होमोजाइगस टॉल है। तो हम यही प्लांट का एक क्रॉस बनाते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं इसको दोबारा से रिलेट करूं। गाइस अब देखो हुआ क्या है। हुआ कुछ यूं है कि हमने एक टॉल प्लांट लिया जो कि होमोजाइगस टॉल था। ये दोनों कैपिटल टी से शोर है, तो इसका मतलब ये कैसा था? ये आपके पास होमोजाइगस टॉल प्लांट है। एक और हमने प्लांट लिया, ये प्लांट शॉर्ट हाइट प्लांट था, लेकिन कैसा शॉर्ट था? होमोजाइगस शॉर्ट हाइट प्लांट था। तो अब ये दोनों आपके पास प्लांट 1 और प्लांट 2 क्या हो गए? ये पेरेंट प्लांट्स। दीज आर द पेरेंट्स प्लांट। सही है। अब तुमने बोला यार होमोजाइगस टॉल है तो दोनों कैपिटल टी और कैपिटल टी आ गए। अब जब तुम इन दोनों के इन कैपिटल टीज को अलग अलग करोगे तो ये बनाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अगर देखो बच्चों, ये एक ही सेल में मौजूद दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। इस पे भी कैपिटल टी का ट्रेट है, इस पे भी कैपिटल टी का ट्रेट है। तो जब मियोसिस होगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रही है ना, तो मियोसिस तो होगी और क्या बनेगा? गैमीट बनेगा। क्या बनेगा? गैमीट बनेगा। तो एक कैपिटल टी यहाँ और दूसरा कैपिटल टी यहाँ चला जाएगा। अब जब ये वाला डिवीजन बन गया आपके पास, तो ये जो स्मॉल टी और स्मॉल टी थे ना, ये भी डिवाइड होंगे। ये भी बोलेंगे भाई हम भी मियोसिस करें रिप्रोडक्शन के लिए। एंड व्हेन दे डू द मियोसिस प्रोसेस, when they are done with the meiosis process, तो ये स्मॉल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों स्मॉल टी मियोसिस के जरिए से अलग अलग हो जाएंगे। फिर बनेगी आपके पास एक जेनेटिक डायग्राम। क्या बनेगी फिर आपके पास? एक जेनेटिक डायग्राम। वो जेनेटिक डायग्राम कैसे बन रही है? देखो, ये वाला टी एक मेल गैमीट था, ये वाला टी एक मेल, कौन सा वाला टी जिसको मैंने ब्लैक सर्किल किया, ये वाला टी एक मेल गैमीट था। और दूसरी तरफ हमारे पास आ रहा है एक स्मॉल टी। बेटा ये वाला स्मॉल टी एक फीमेल गैमीट था। फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल प्लांट है ना, और मेल गैमीट यानी कि पॉलन ग्रेन। सही है। अब होगा क्या? ये कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये जो कैपिटल टी है ना, ये आ जाएगा स्मॉल टी के साथ। सही है। और इसी तरह से पहले ये इस स्मॉल टी के साथ आ जाएगा, पहले ये इस स्मॉल टी के साथ आ गया, फिर यही कैपिटल टी दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ आ गया। तो जब ये पहले वाले स्मॉल टी के साथ आया, ये जो पूरी जेनेटिक्स है, एक मेरा जितना सुनना और समझने की कोशिश करना, जो पूरी जेनेटिक्स है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। पूरी की पूरी जेनेटिक्स इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी है, चांसेस। किस चीज के चांसेस? चांसेस के भाई क्या होगा, चांसेस के कितना बेसिकली आप समझेंगे कि एक टॉल प्लांट और एक डॉट प्लांट अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या चांसेस है कि उनके बच्चे टॉल हो और कितने परसेंट चांसेस है कि उनके बच्चे डॉट हो, शॉर्ट हाइट हो। सही है। तो एक टॉल हाइट प्लांट एक शॉर्ट हाइट प्लांट जब क्रॉस करें तो कितने चांसेस हैं कि उनके बच्चे टॉल हाइट प्लांट हो और कितने चांसेस हैं उनके बच्चे शॉर्ट हाइट प्लांट हो। देखने के प्रोसेस को ही जेनेटिक्स कहा जाता है, इनहेरिटेंस कहा जाता है, स्टडी ऑफ जीन्स कहा जाता है। अब यहाँ पे एक कैपिटल टी मैंने आपको रखा, मैंने बोला कि भाई वो फॉलो कर रहा है, ये एक कैपिटल टी है, ये फॉलो कर रहा है किसको? स्मॉल टी को। तो उसके साथ दूसरा क्या आ जाएगा? स्मॉल टी आ जाएगा।
कौन किसको फॉलो कर रहा है? ये एक कैपिटल टी फॉलो कर रहा है इस दूसरे स्मॉल टी को, सही है। तो ये एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा था फीमेल गैमेट से, तो रिप्रोडक्शन में इसी चीज के ऊपर ज्यादा बनेंगे ना, एक मेल गैमेट रिप्रोड्यूस हो रहा है फीमेल गैमेट से, तो एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी आ जाएगा। अब दूसरे वाले में क्या होगा कि जब दूसरा वाला क्रॉस करेगा तो फिर आपके पास सेम कंडीशन डेवलप होगी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी साथ। जब आप बोलोगे कि भाई हम इसको नहीं इसको क्रॉस करवाते हैं, जब ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ आ जाएगा तो ये भी मिलके आपस में वही सेम कंडीशन कैपिटल टी और स्मॉल टी की बनाएंगे। और फिर मैं कहता हूं कि जब ये वाला स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ आएगा, आखिरी वाला स्मॉल टी आखिरी वाले कैपिटल टी के साथ आएगा, तो कंडीशन फिर वही बनेगी। हमेशा याद रखना बेटा, एक बात नहीं हमेशा रखना कि कभी भी आप डोमिनेंट ट्रेट बाद में नहीं लिखो, जो कैपिटल होगा वो पहले लिखा जाएगा, जो स्मॉल होगा वो बाद में लिखा जाएगा। अब ये पूरा क्रॉस अगर मैं अच्छी तरह से बनाता तो मैं कुछ इस तरह से बनाता कि भाई यहाँ पर ये पहले कैपिटल टी नीचे आ गया, सही है, और फिर यहाँ पर ये वाला कैपिटल टी दूसरे स्मॉल टी के साथ आ गया, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। पहले ये वाले पॉलिन को दोनों से एक्सप्रेस करवाया, fertilize करवाया, fuse करवाया, और फिर then we move on to the other capital T with the small t, and this again capital T with the small t. This again forms the structure somewhat like this. तो भाई हो क्या रहा है, आपके पास चांसेस कुछ बन ही नहीं रहा है 100% हेट्रोजाइगस, क्योंकि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है इसलिए हेट्रोजाइगस। तो 100% हेट्रोजाइगस, 100% हेट्रोजाइगस टॉल आ रहा है, 100% हेट्रोजाइगस टॉल। गाइस यार प्लीज सबके रिस्पांसेस चाहिए जल्दी जल्दी से, सबको क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर टिल हियर? मेरा जो को-होस्ट वाला नाम आ रहा है ना, जिसके आगे माइक ऑन नहीं हुआ, जो को-होस्ट वाला आ रहा है, अगर आप वहां पे लिख के भेजोगे ना तो मेरे सामने स्क्रीन पर आपका रिप्लाई आ जाएगा। इस क्रॉस को कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, इस क्रॉस को क्या कहा जाता है? इट्स कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। व्हाई वी कॉल इट मोनो हाइब्रिड क्रॉस? क्यों बेटा क्यों कह रहे हैं मोनो? मोनो का मतलब तो होता है वन, वन हाइट को मोनो कहते हैं। इसी एग्जांपल में समझा रहा हूं मैं, आप किसी को भी मोनो हाइब्रिड कह सकते हो, लेकिन हाइट में कह रहा है भाई, आप जब कंपेयर करो हाइट को हाइट से, तो हाइट इज वन एक्सप्रेशन, हाइट इज वन ट्रेट, हाइट इज वन कैरेक्टर, सही है। हाइट क्या है? हाइट इज वन कैरेक्टर, तो हाइट को आप कहोगे मोनो। अब हाइट में दो एक्सप्रेशन थे, तो दो को कह रहे हैं हाइब्रिड, दोनों का हाइब्रिड बन रहा है, यानी कि यहाँ पे वन रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, हाइट के दोनों एक्सप्रेशन को हाइब्रिड कह रहे हैं। दो एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशन नंबर वन क्या है? टॉल हाइट, एक्सप्रेशन नंबर टू क्या है? शॉर्ट हाइट। तो हाइट के एक्सप्रेशन को क्या कहा जा रहा है? हाइट के एक्सप्रेशन को कहा जा रहा है हाइब्रिड, बिकॉज़ एक टॉल है और दूसरा शॉर्ट है। अगर मैं कहता तुम्हारे साथ कि भाई हाइट के साथ साथ लीफ का कलर भी देखेंगे, अगर मैं कहता ऐसा कि हाइट के साथ साथ लीफ का कलर भी देखेंगे, तो तुम उसे मोनो हाइब्रिड नहीं कहते, फिर तुम बोलते भाई ये हो गया आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर क्या कहते तुम? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लेकिन इसको क्या कह रहे हो? इसको कह रहे हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि सिर्फ हाइट दिखती। तो अब डाई दो चीजों को देख रहे होते जब, और हाइब्रिड यानी कि हाइट में आपके पास टॉल और डॉर्फ आ गया, और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो हाइट में टॉल और डॉर्फ आ गया, और दूसरी तरफ आपके पास जो है लीफ कलर में ग्रीन और पर्पल आ गया। मिसाल ग्रीन और पर्पल आ गया। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, मुझे एक मिनट देना। देयर इज वन इंपॉर्टेंट कॉल आई नीड टू टेक, जब तक मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं तो देख
अच्छा भाई अब एक क्रॉस बनता है, आई होप दैट आई एम ऑडिबल अगेन। अब एक क्रॉस बनता है, हम इन्हीं में से दो चीजें निकाल के क्रॉस बना, हमने बोला यार कोई से भी दो प्लांट्स और उठा लो, प्लांट सीड तो है, कर देंगे आपस में क्रॉस क्या जाता है, सही है। सो दिस वाज नोन एज फर्स्ट जनरेशन, इसको F1 जनरेशन कहा जाता है। अब ये F1 जनरेशन इसलिए कहलाती है क्योंकि जो हमने यहाँ पर बेसिक प्लांट्स यूज किए थे, दे वर एक्चुअली द ट्रू ब्रीड्स, दोनों होमोजाइगस थे, तो दोनों अलग अलग ट्रेड्स कैरी कर रहे थे, तो ये ट्रू या प्योर था टॉल के लिए, ये ट्रू या प्योर था डॉल्फ के लिए या शॉर्ट के लिए, सही है। तो अब तुमने कहा कि नहीं अब दोनों हेटेरोजाइगस आ गए, तो अब F2 जनरेशन बनेगी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो बच्चों ये वाला जो प्लांट होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये वाला प्लांट भी तो दिखने में तुम्हारे पास टॉल होगा ना, ये वाला प्लांट भी दिखने में तुम्हारे पास कैसा होगा, टॉल होगा। और जो इसके साथ इसके दूसरे एंड पर आ रहा है, लेट्स से कि दूसरा प्लांट जो हमने उठाया वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो वो दूसरा वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी भी तो आपके पास कैसा होगा, वो आपके पास टॉल होगा। ये जरा ज्यादा टॉल हो गया, आई डोंट नो व्हाई, बट चलो खैर है, सही है। तो ये दोनों टॉल थे इस दफा, लेकिन इन दोनों का मसला ये था कि ये दोनों के दोनों टॉल थे हेट्रोजाइगस, ये दोनों टॉल थे हेट्रोजाइगस थे। अब जब यार ये दोनों टॉल थे और हेट्रोजाइगस टॉल थे, तो जब आप इनका क्रॉस बनाओगे, तो क्रॉस बनाने के लिए पहले क्या लिंक्स बनाओगे, ये कैपिटल टी अलग और ये स्मॉल टी अलग हो जाएगा, यहाँ पे ये कैपिटल टी अलग और ये स्मॉल टी अलग हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इसका क्रॉस बनाऊं सेम पैटर्न पे भी और एक पनेट स्क्वायर पे भी, ताकि आप लोगों को पनेट स्क्वायर भी समझ में आ जाए कि भाई पनेट स्क्वायर होती क्या चीज है। पहले ये वाला कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ आ गया, दैट मींस कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, दैट मींस इट इज अ होमोटॉल, सही है। Then the next thing is this capital T when it is placed with the other one, और उसका other one था small t, that makes a capital T and a small t, that makes a heterotall, टॉल ये भी है लेकिन heterozygous tall है, सही है। फिर इसी तरह से हमने बोला कि भाई ये वाला जो स्मॉल टी है, इस स्मॉल टी को आप रखें किसके साथ, इस कैपिटल टी के साथ, तो कैपिटल टी पहले लिखा जाएगा क्योंकि डोमिनेंट पहले आता है हमेशा, स्मॉल टी बाद में आएगा, सही है। फिर इसी स्मॉल टी को आप रखोगे इस स्मॉल टी के साथ और ये स्मॉल टी आ गया, तो भाई ये फिर से एक और हेट्रोटॉल आ गया और ये एक आपके पास होमो शॉर्ट आ गया, सही है। इसका रेशियो बनाएंगे, बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द रेशियो थिंग, मैं आपको ये पूरा सेम सिनेरियो पनेट स्क्वायर पे करके दिखा रहा हूं। पनेट स्क्वायर कहता है, पनेट स्क्वायर क्या कहता है, पनेट स्क्वायर कहता है दैट इफ यू आर मेकिंग अ क्रॉस डू इट दिस वे, इसमें चांसेस ऑफ एरर लोएस्ट है। क्या है चांसेस ऑफ एरर इसमें लोएस्ट, मतलब क्यों है चांसेस ऑफ एरर लोएस्ट, ये वाला कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, ये वाला स्मॉल टी, ये दोनों के दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं इस प्लांट से, सही है। तो इसके दोनों गैमीट्स एक डायरेक्शन में रख दो, या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे, वाई नीचे बन रहा है बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो यहाँ पे कैपिटल टी रख दिया और यहाँ पे स्मॉल टी रख दिया, और फिर ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी दूसरी साइड पे रख दिया, यानी कि यहाँ पे कैपिटल टी और उसके साथ स्मॉल टी आ गया। अब जब ये क्रॉस करेंगे तो ये वाला कैपिटल टी कौन सा वाला, दिस वन, दिस कैपिटल टी, व्हिच वन बेटा, दिस वन, दिस कैपिटल टी will move down, एक दफा यहाँ आएगा फिर एक दफा यहाँ आएगा, ये वाला स्मॉल टी एक दफा यहाँ आएगा एक दफा यहाँ आएगा, ओके। इसी तरह से दिस कैपिटल टी एक दफा यहाँ आएगा एक दफा यहाँ आएगा, फिर दिस स्मॉल टी एक दफा यहाँ आएगा एक दफा यहाँ। अब इसको रख के देखते हैं, जैसे मैंने बताया उसी पैटर्न में कैपिटल टी के साथ
बल्कि मैं एक काम और करता हूँ, इस तरह से आप लोगों को शायद समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। इसका कलर चेंज कर, मेक इट ग्रीन। ओके, सो ऊपर से एक दफा कैपिटल टी नीचे आया, फिर ऊपर से कैपिटल टी नीचे आया। अब स्मॉल टी नीचे आ रहा था तो मैंने आगे की तरफ रखा बिकॉज स्मॉल है ना, तो बाद में आएगा। ये स्मॉल टी भी उधर रखा। अभी हमने सिर्फ ऊपर वालों को नीचे दो दो दफा कॉपी कर दिया, डन। फिर ये ग्रीन वालों को दो दो दफा कॉपी कर दो। एक दफा यहाँ कॉपी हो गया, एक दफा यहाँ कॉपी हो गया। स्मॉल टी को दो दफा और कॉपी कर दो, एक दफा यहाँ कॉपी हो गया, एक दफा यहाँ कॉपी हो गया। तो बेटा देखो रेशो सेम आ रहा है, दोनों तरफ रेशो समझना। रेशो जब पूछा जाएगा कि भाई रेशो क्या है, तो आपने पहले बताया फिनोटिपिक रेशो, यानी कि दिखने वाला रेशो है। दिख कैसे रहे प्लांट, दिख कुछ ऐसे रहे कि 3:1 का रेशो है, 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है। फिर आपने बोला कि दूसरा रेशियो क्या है, दूसरा रेशियो है जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, यानी कि एक है होमोजाइगस टॉल। जीनोटाइप में तो अंदर की कहानी बतानी पड़ेगी ना, तो एक है होमोजाइगस टॉल, तो 1:2:1 में एक आ गया होमोजाइगस टॉल। दो कौन है, दो आपके पास हेट्रोटॉल है, दो हेट्रोजाइगस टॉल है, और एक आखिर में कौन बच रहा है, एक आखिर में जो बच रहा है वो होमोजाइगस शॉर्ट। ये जो क्रॉस हुआ है, बिकॉज ये क्रॉस था आपके पास, बिकॉज दिस क्रॉस वाज बिटवीन दिस, ये वर्ड जरा सेव कर लेना अपने पास, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिस क्रॉस वाज बिटवीन टू हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो कैसे होंगे, F2 जनरेशन कहलाएंगे। ऑफस्प्रिंग क्या कहलाएंगे, F2 जनरेशन। तो भाई दो बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं कि कभी भी कोई भी रिसेसिव ट्रेट, कभी भी कोई भी रिसेसिव ट्रेट फिजिकली अपेयर नहीं होगा अगर, कभी भी कोई भी रिसेसिव ट्रेट फिजिकली अपेयर नहीं होगा अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि हेट्रो होगा तो डोमिनेंट वाला साथ में होगा, तो फिर डोमिनेंट फिनोटाइप बना लेगा, अपेयर हो जाएगा, सही है। Or you can say it like this: any recessive trait can only make a phenotype when homozygous. When it is homozygous, सिर्फ तब recessive trait phenotype बनाएगा। ये पूरा कुल समरी है, सही है, टोटल समरी। फिर कंडीशन आती है कि आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट है और होमोजाइगस रिसेसिव है, तो वहीं से हमने क्रॉस बनाया, जो ऊपर बनाया था वैसे ही, फिर उसको वैसे ही शो कर दिया, तो रेशियो बन गए। फिर और एग्जांपल्स दी। इसमें एक टॉपिक की तरफ मैं जाना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को टॉपिक दिखाऊं। लेट मी शो दिस टॉपिक इनटू योर सिलेबस फर्स्ट। देखो भाई, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, यहां तक हमने बात कर ली, we did this and this till here, सही है। हमने ये कवर कर लिया, ये पूरा कवर कर लिया सब। दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल हियर। अभी हम लोग 7 पर बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोडोमिनेंस, और हम उसमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखेंगे, और हम लोग डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमंस करेंगे, सही है। ये दो चीजें, म्यूटेशन, क्रोमोसोम्स म्यूटेशन, ये सारी चीजें पॉसिबली मैं नहीं करवा पाऊंगा, ये नहीं। हाँ, ये वाली चीज 7 और 8 जरा जल्दी से देखते हैं, बिकॉज़ आई एम लेफ्ट विद नॉट मच टाइम। मेरी कोशिश होगी कि मैं म्यूटेशन समझा दूं, सिकल सेल एनीमिया थोड़ा सा बता दूंगा एग्जांपल के तौर पे,
और डाउन सिंड्रोम है, हाँ डाउन सिंड्रोम बता दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, सही है। डिटेल नहीं करवा सकता म्यूटेशन की, और कोडोमिनेंस थोड़ा सा डिटेल में जाएगा तो होपफुली के हमारा टाइम इतना हो कि हम लोग उसको कवर कर लें। गाइस एक दफा प्लीज मेंशन कर दो कि मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी, गाइस शुड मेंशन दिस थिंग कि भाई यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है। आप लोगों का रिस्पांस जो है दैट माइट गिव मी मोर एनर्जी ऑफ दिस, शायद फिर सब कुछ कर पाऊं, बट एक दफा प्लीज अगर क्लियर कर दें आप लोग कि यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है। My voice is very unclear. यार भाई तुम्हारे इंटरनेट का मसला होगा अलीना, बेटा you have to check the internet quality on your side. I think आवाज तेज कर दो यार, आवाज कैसे तेज कर दो, मतलब ये मेरे साइड से मसला है। ओके अच्छा अब बताओ ऐसे आवाज ज्यादा बेहतर आ रही है? ओके ठीक है, अब मैं ऐसे बात कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। Where is the file? अच्छा भाई, so the next heading that we are going to talk about is co कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है गाइस? कोडोमिनेंस किसे कहते हैं? when more than one trait appear dominantly in alleles। यहां पर मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा। हमने अभी तक पढ़ा था कि भाई एलील तो दो होते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि एलील्स कितने होते हैं? एलील्स दो होते हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव स्टडीड टिल हियर इज कि भाई एलील्स तो दो होते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहां से ऑनवर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं कि एलील्स दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लड grouping, we are going to talk about the blood grouping system। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को ABO सिस्टम भी कहा जाता है। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं ABO ग्रुपिंग सिस्टम। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज ABO ग्रुपिंग सिस्टम। क्या होता है इसमें? दिस इज पर्टिकुलरली न्यू थिंग, जरा समझना कि क्या होता है जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम तो उसमें क्या होता है समझिएगा जरा। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में सबसे पहले आपके पास ब्लड ग्रुप के टाइप आ जाएंगे। कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल है मार्केट में आजकल, मतलब इंसानों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल है? गाइस हैव अ लुक, आई एम गोइंग टू मेक अ टेबल आउट ऑफ इट। आपके पास होता है एक ब्लड ग्रुप ए, एक ब्लड ग्रुप होता है बी, और एक ब्लड ग्रुप होता है AB, और फिर एक ब्लड ग्रुप होता है O। सही है भाई? तो इसको थोड़ा सा स्पेशियस कर दें। एक है A,
एक है बी, फिर है ए बी, और एंड में आ जाएगा ओ। गाइस प्लीज फॉलो करना, ठीक है भाई। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास आ गए ब्लड ग्रुप्स। तो भाई जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ये इसका फिनोटाइप होगा ना, कि अगर कोई शख्स है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आप ये बोलोगे ना कि यार दैट इट इज योर फिनो, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, बहुत छोटा सा वर्ड लिख रहा हूँ, कि ये आपका फिनोटाइप है। ओके, तो इस शख्स का जीनोटाइप क्या होगा? इस शख्स का जीनोटाइप दो तरह का हो सकता है। हम लोग जरा साइड में देखिएगा बच्चों, ए को कैपिटल आई के ऊपर स्मॉल कैपिटल ए से, मतलब सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें। जो बी है ना, उसका जीन हम लोग लिख रहे हैं, जैसे बेटा टॉल के लिए तुम लिख रहे थे ना, टॉल के लिए तुम लिख रहे थे टी, बस ये ऐसे एक्सप्रेशन है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, तो दोनों इक्वली डोमिनेंट है, ए और बी दोनों इक्वली डोमिनेंट है, तो इसलिए ए को भी रिप्रेजेंट करना था, बी को भी रिप्रेजेंट, तो हमने इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए एंड बी हमने कैपिटल आई ले लिया। सही, कैपिटल आई पे कैपिटल सुपरस्क्रिप्ट ए लगाया ऊपर की तरफ, और बी के साथ बी लगा दिया, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ था उसको हमने स्मॉल आई दे दिया, क्योंकि बी और ए डोमिनेंट है लेकिन ओ रिसेसिव है। तो जीनोटाइप ए के लिए क्या क्या हो सकता है? जीनोटाइप पर ए कुड बी होमोजाइगस, क्योंकि ओ रिसेसिव है तो इसलिए ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। इसलिए क्या हो सकता है? हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। ये जीनोटाइप हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो बी के लिए भी आप होमोजाइगस भी बना सकते हो और हेट्रोजाइगस भी बना सकते हो। अच्छा, ए बी के लिए ऐसा नहीं कर सकते। ए बी वाहिद वो है जो कि को डोमिनेंसी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? को डोमिनेंसी, यानी कि इस पर दोनों अलग अलग टाइप के डोमिनेंट एक साथ आ गए। तो कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन बनेगी आई पे एक कैपिटल ए और दूसरा कैपिटल बी, फिर ओ हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव होगा, इसलिए ओ बहुत रेयर होता है, क्योंकि ओ में मिलेगा स्मॉल आई और स्मॉल आई। गाइस जीनोटाइप क्लियर हुए? जीनोटाइप क्या है क्लियर हो गया आप लोगों को? ब्लड ग्रुप्स के लिए जीनोटाइप क्या होते हैं, कैसे होते हैं? I hope I'm clear to everyone on this particular point. तो बेटा जीनोटाइप के बाद यही बता रहा हूं, उसी पर आऊंगा। इस जीनोटाइप के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है, वो ये कि जिसका ब्लड ग्रुप जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इट कैन डोनेट ब्लड टू या तो ए या तो ब्लड ग्रुप ए बी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किसको डोनेट कर सकते हैं? या तो बी या तो ए बी। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसको डोनेट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ए बी को। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी एक वजह है। ऐसा क्यों होता है, इस बात की एक वजह है।
वो वजह मैं आपको इस कॉलम में बाद में समझाऊंगा। पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जरा गौर से समझिएगा। लेट्स से अ फादर इज हैविंग homozygous blood group A and the mother is having homozygous blood group B। एग्जामिनर ने आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी बस और बोला कि आप क्रॉस करके दिखाओ। तो भाई क्रॉस कैसे होगा? अभी क्रॉस कैसे होगा? इनके जीनोटाइप्स लिख लो। होमोजाइगस ए कैसा होगा? होमोजाइगस ए कैसा होगा? हैव अ लुक गाइस। होमोजाइगस ए को कैपिटल आई के ऊपर स्मॉल सा कैपिटल ई लेकिन ए, और एक और अपर केस ए कैपिटल आई के साथ, अपर केस आई के साथ आ जाएगा। एक आपके पास बी होमोजाइगस कंडीशन बन रहा है तो बी विद बी आ जाएगा। जब आप इनको क्रॉस करवाने जाओगे सही, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास कंडीशन डेवलप होगी। क्या कंडीशन डेवलप होगी? कि ये दोनों अलग अलग गैमीट्स में चले जाएंगे, गैमीट्स बनेंगे। आई ए अलग और दूसरा वाला आई ए अलग। इसी तरह से आई बी अलग और दूसरा वाला आई बी अलग। ठीक है, और फिर ये गैमीट्स आपस में उसी तरह से क्रॉस बनाएंगे जैसे पहले हमने बनाया। कैसे? देखो भाई, ये वाला क्रॉस कर जाएगा विद दिस बी और ऑफस्प्रिंग में ब्लड ग्रुप आएगा ए बी। फिर ये वाला क्रॉस कर जाएगा विद दिस बी और रिजल्टेंट आएगा ए बी। फिर क्या हो रहा है? ये वाला क्रॉस कर जाएगा विद दिस बी। रिजल्टेंट क्या आ रहा है? ए विद बी। फिर ये वाला भी क्रॉस करवा देंगे हम लोग विद द सेम पोटेंशियल एंड द अदर बी, और ये आ जाएगा आई ए आई बी। यानी कि इनके ऑफस्प्रिंग्स में सबके सब 100% क्या है? हेट्रोजाइगस बी है। तो रेशियो बनाने की तो जरूरत ही नहीं, कोई दूसरी चीज तो आ ही नहीं रही, तो हम रेशियो क्यों बनाएं? अब एक कंडीशन और है। लेट्स से कि भाई फादर के पास, गाइस फॉलो करना, केस नंबर 2 बन रहा है हमारे पास, तो केस नंबर 1 कह देते हैं। दिस वाज केस नंबर 1 और अब केस नंबर 2 बन रहा है हमारे पास। Father is heterozygous A and it is crossed by the mother, which is also heterozygous but having blood group B। मदर का हेट्रोजाइगस B है, फादर का हेट्रोजाइगस A है। तो जब आप इनके गैमीट्स बनाओगे तो आई ए स्मॉल आई हेट्रोजाइगस है ना, और जब यहां बनाओगे तो आई बी स्मॉल आई। अब गैमीट्स अलग अलग होंगे तो आई ए एक तरफ, एक स्पर्म सेल में फादर के, दूसरे वाले स्पर्म सेल के अंदर स्मॉल आई, दूसरे वाले स्पर्म सेल में क्या आ जाएगा? स्मॉल आई। फिर दूसरी तरफ कैपिटल बी और
साथ में स्मॉल है। देखो दोनों हेटेरोजाइगस है, फादर भी और मदर भी, सही है। तो इस कंडीशन में चांसेस होते हैं कि बेबी के पास ब्लड ग्रुप ओ आ जाएगा। कैसे आएगा? हैव अ लुक। बेबी के पास ब्लड ग्रुप ओ कैसे आएगा ना, हैव अ लुक। पहले इसको इससे क्रॉस करवाएंगे, आई ए आई बी, ब्लड ग्रुप क्या बन गया? ए बी। फिर दूसरी कंडीशन, आई ए, फादर से आया हुआ, मदर से आया स्मॉल आई, क्या बन गया? ब्लड ग्रुप ए। कौन सा ए? हेटेरोजाइगस ए। फिर आ रहा है स्मॉल आई फादर का, लेट्स से कि बी के साथ आ गया, तो आई बी स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? फादर से आया हुआ स्मॉल आई, मदर से आया हुआ बी, यानी कि बी हो गया। कौन सा बी? हेटेरोजाइगस बी। फिर ये स्मॉल आई और मदर के पास से भी आ गया स्मॉल आई, तो क्या आ जाएगा? स्मॉल आई मतलब ब्लड ग्रुप ओ। तो आप कहेंगे कि यही चीज हम पनेट स्क्वायर से भी तो बना सकते हैं, सही है। लेट्स से कि मैं पनेट स्क्वायर से भी बना के शो कर देता हूं। ऊपर आई ए स्मॉल आई फादर का, नीचे आई बी स्मॉल आई मदर का, ए और बी साथ आ गए, बी के साथ साइड से बी आया, स्मॉल आई ऊपर से आ गया, ऊपर से कैपिटल ए आया और स्मॉल आई साइड से आ गया, और ऊपर से और साइड से दोनों से स्मॉल आई आ गया। तो क्या होगा? रेशो क्या बनेगा? 25% ए बी ब्लड ग्रुप, 25% ब्लड ग्रुप ए, कौन सा वाला? हेटेरोजाइगस। 25% ब्लड ग्रुप बी, कौन सा वाला? हेटेरो वाला। और आखिर में 25% चांसेस है कि ब्लड ग्रुप ओ होगा। भाई ये केस क्लियर है? आई जस्ट नीड वन लास्ट गुड टू गो। क्या ये केस क्लियर है? फादर से ए आ रहा है, मदर से बी आ रहा है। अब अगर मिसाल के तौर पे फादर का एक केस आता है, मिसाल के तौर पे फादर दे रहे हैं हेटेरोजाइगस ए बी, और मदर है होमोजाइगस। अच्छा, ब्लड ग्रुप ओ हमेशा होमोजाइगस ही होगा, वरना ओ नहीं बनेगा, रिसेसिव ट्रेट है ओ। तो कंडीशन आ जाएगी आई ए आई बी और स्मॉल आई और स्मॉल आई। ये जीनोटाइप है पेरेंट्स का, ये पेरेंट्स का पूरा फिनोटाइप है, और फिर आप बनाओगे यहाँ पे गैमीट्स। गैमीट्स में अलग अलग कर दो बस इसको, और फिर क्रॉस कर दो। आई ए स्मॉल आई ए, फिर अगेन स्मॉल आई, फिर आई बी स्मॉल आई, और आई बी स्मॉल आई। ठीक है भाई? तो इसमें क्या होगा? आप बोलोगे 50% हेट्रो बी और 50% हेट्रोजाइगस
A, blood group A. माँ का ब्लड ग्रुप O था, ऑस्टिन में एक भी O नहीं आया। क्यों? क्योंकि फादर के पास दोनों डोमिनेंट ट्रेट थे। तो आपने मूवमेंट ऑफ गैमीट चेक करना होता है कि कौन सा गैमीट कहाँ किस गैमीट से फ्यूज कर रहा है। तो आई होप यार यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। एंड यही वजह होती है कि आप क्यों ब्लड ग्रुप ए वाले को तो ब्लड ग्रुप ओ दे सकते हो, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ वाले को ब्लड ग्रुप ए नहीं दे सकते, क्योंकि ए डोमिनेंट ट्रेट है और ओ वाले के पास कोई भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है। तो जब उसका ए वाले का डोमिनेंट ट्रेट ओ में आएगा तो बॉडी में गड़बड़ हो जाएगी कि भाई हमने तो ये वाला डोमिनेंट ट्रेट पहले कभी देखा ही नहीं है। यही वजह है कि जिसके पास डोमिनेंट ए है उसको डोमिनेंट बी भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी बॉडी ने वो चीज पहले कभी देखी ही नहीं। तो आप किसी की बॉडी में कोई नई चीज नहीं लगा सकते, वरना वो उसको एज अ बैक्टीरिया या एज अ वायरस ट्रीट करेगी और ब्लड के सेल्स ब्लड के ही खिलाफ लड़ना शुरू हो जाएंगे, आपस में फट्टा हो जाएगा। अनाया, आई होप अनायान, आई गेस अनाया, सॉरी अनाया, आई गेस कि तुम्हारा सवाल अब क्लियर हो गया होगा, मतलब सवाल का जवाब है ना? Okay, so guys, let's keep the class till here and best of luck for the test. Mutation के हवाले से बस इतना जान लो, last thing, that mutation is abnormal genetical arrangement which causes any disease. अगर आपके पास जीन में म्यूटेशन हो रही है, अगर आपके पास जीन में म्यूटेशन हो रही है तो A B C D E F G H सही सीक्वेंस थी, म्यूटेशन के बाद हो जाएगा B A C D E F G H, या यूं समझ लो कि D की जगह पे X आके लग गया आउट ऑफ नोवेयर, तो ये म्यूटेशन हो गई। ऐसी बीमारी की एग्जांपल हमारे पास होती है सिकल सेल एनीमिया। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं है। और एक होता है आपके पास कि म्यूटेशन क्रोमोसोम में, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या कहती है कि भाई तुम्हारे पास 23 फादर से आ रहे हैं, हैप्लॉइड सेल के क्रोमोसोम स्पर्म सेल के थ्रू आ रहे हैं, 23 एग सेल में आ रहे हैं, सही है, दोनों फ्यूज हुए, सही है, तो नॉर्मल 46 बनेगा। लेकिन अगर ये 23 + 1 हो गया, या फादर की साइड से 23 प्लस किसी एक साइड में 23 + 1 हो गया, तो 46 + 1 हो जाएगा। इसको कहते हैं फिर ये 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ऐसी म्यूटेशन को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और डाउन सिंड्रोम में तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया में खून खराब हो जाता है, ब्लड सर्वाइव नहीं कर पाता, और डाउन सिंड्रोम में मेंटल डिसऑर्डर है, सही। So I hope that this class might have provided you with a lot of information, और मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया, सिलेक्शन वेरिएशन वाला कोई पार्ट नहीं टच किया हमने, बट हमने जेनेटिक्स, जो मेन जेनेटिक्स होता है उसको कवर अप कर लिया 100%, एंड दैट्स लाइक द मेन थिंग। मेन गेम हमने डीएनए पूरा पढ़ लिया, तो काफी कुछ कवर कर लिया। So let's keep the class till here. इसको जरा अच्छे से और देख लेना, इसमें मैंने बहुत कम इंफॉर्मेशन दी है, दिस इज जस्ट ओवरव्यू of the topic. Okay, thank you guys, thank you so much, Allah Hafiz। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप पे मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, ग्रुप में से। Allah Hafiz।